afternoon, everyone. Am I audible to all? सभी को आवाज आ रही है? Am I audible? प्रसाद? हाँ, येते सर आवाज येत आहे. Okay. Good afternoon, everyone. Respected DRM sir, ADRM sir, सभी ब्रांच ऑफिसर्स और सभी प्रेस रिपोर्टर्स, न्यूज चैनल्स, आज हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 महीनों से हमारा पूरा भारत देश, बल्कि पूरा जो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना माइक जो है वो म्यूट करके रखें ताकि हमारी आवाज आप तक पहुंच सके। तो इसी जो कोरोना की सिचुएशन है, इसमें जो सभी डिफिकल्टीज है, सभी लोग जो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और इसमें रेलवे ने जो काम किए हैं कठिन परिस्थितियों में, वो के सामने रखना चाहते हैं ताकि ये जो पब्लिक है, जो हमारे कस्टमर्स है, उनको हमने जो काम किए हैं और जो हमारा फ्रेट लोडिंग है, पार्सल लोडिंग है, उसमें हम ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो स्कीम्स इंडियन रेलवे ने शुरू की है, स्टार्ट की है, वो सभी पैसेंजर के सामने, कस्टमर्स के सामने वो आ जाए, इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए मैं डीआरएम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप सभी लोग अपने जो सवाल है, एक एक करके जो सवाल होंगे वो आप सवाल कीजिए। तो मैं डीआरएम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखिए। Good afternoon and a very warm welcome to all of you. मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो पर्पस थे कि एक तो हम आपको बताना चाहते थे कि रेलवेज ने इस कोविड पीरियड में क्या क्या कार्य किए हैं, जिससे देश में और समस्याएं आई हैं लॉकडाउन की वजह से आई थी, उसको होते हुए भी हम कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। और दूसरा, आप लोगों से भी ये जानना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन एक बनाया है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये हमारे डिवीजन का एक सिस्टम मैप है। इसमें आप देखेंगे तो रेड कलर की जो लाइन है, ये दौंड एक एंड पे है, जो आप देख पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दौंड है और वाड़ी दूसरे एंड पे है। देन एक लाइट ब्लू कलर, वो दौंड से मनमाड वाली लाइन को शो करता है। जो नेवी ब्लू कलर है, उसमें बीच में जहाँ से जंक्शन पॉइंट आ रहा है वो कुर्दवाड़ी है, रेड कलर का। वहां से अपर साइड में जो लाइन जा रही है ये लातूर जा रही है, और जो लोअर साइड में है ये मेरठ जाती है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे कितना पोर्शन हमारा सिंगल लाइन है, कितना डबल लाइन है, तो टोटल हमारा कितना रूट किलोमीटर है। तो आप देखेंगे कि हमारा मेजोरिटी सिंगल लाइन डिवीजन अभी तक था। दौंड टू वाडी हमारा डबलिंग का कार्य चल रहा है, और दौंड से मनमाड भी डबलिंग का कार्य चल रहा है।
डॉन वाडी जो पोर्शन है उसमें आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ 82 किलोमीटर ऐसा बचा हुआ है जो डबलिंग होना बाकी है। और हमारी कुछ और ब्रांच लाइंस हैं जो सिस्टम मैप में आपको इतने अच्छे से नहीं दिख रही थी, जो मेन मैप था। तो उसमें एक जैसे है कलबुर्गी टू ता सुल्तानपुर, जो बिदर वाली लाइन है उस तरफ है। देन जो एक अहमदनगर से जाती है लाइन बीड के लिए, उसमें सोलापुर वाड़ी तक हमारा न्यू लाइन का कार्य हो चुका है, उसके आगे चल रहा है। तो नेक्स्ट, सबसे पहले इस आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो थोड़े दिनों के बाद ही एक समस्या खड़ी हो गई। आप सब अपना माइक चेक करके रिव्यू में जाके देखो। अश्विनी का ओके। तो जब ये लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद में, जैसा आप सबको पता है कि सडनली काफी एक समस्या खड़ी हुई कि इनिशियली एक्सपेक्टेड ये था कि शायद 15-21 दिन का लॉकडाउन ही रहेगा, पर जैसे जैसे लॉकडाउन पीरियड बढ़ता गया तो जो दूसरे राज्यों के श्रमिक लोग, खासकर स्पेशली जो वेस्टर्न इंडिया में काम करते थे, उनके लिए मुश्किल आने लगी। और उसके बाद में ये डिसाइड किया गया मिनिस्ट्री ने कि हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो इन सभी वेस्टर्न इंडिया के पोर्शन में मोस्टली जो लोग काम कर रहे हैं वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में कुछ पोर्शन में, उन सबको उनके जो होम स्टेट है वहां तक उनको ले जाया जा सके। तो शोलापुर डिवीजन ने भी करीब 30 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई और हमने करीब 34,000 दिख रहा है पर वो नहीं आ रहा है आगे। नहीं आपका 34,700 लोग जो श्रमिक लोगों को उनके स्टेट में पहुंचाया। और सबसे ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन हमने अहमदनगर से चलाई, उसके बाद शिरडी से, पंढरपुर, दौंड से भी 4-5 ट्रेन चली, शोलापुर से 4 ट्रेन चली, कलबुर्गी से 3 ट्रेन चली और कुर्दवाड़ी से 1 ट्रेन चली। इसमें श्रमिक स्पेशल जब हमने चलाई तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होने की जरूरत थी कि वो लोग हमारे, चूंकि नंबर ऑफ ट्रेन हम कम ही ले जा सकते थे, तो हम एक चीज को जो इंश्योर करना चाहते थे कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक उनको हम भर के ले जा सके। तो उसमें एक चैलेंज ये आया कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही लोग नहीं थे, आसपास की जगह से भी लोग आने वाले थे। तो उनके लिए भी मुश्किल था कि ट्रेन चलाने से पहले कितने लोग जो हमारे स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन है, वहां तक ला पाएंगे। तो कभी कभी तो उन्होंने हमें सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया कि दे वांटेड कि हमारे भीड़ बहुत इकट्ठी हुई है स्टेशन पे, अब आप 12 घंटे के अंदर हमें जल्दी से जल्दी ट्रेन चला दीजिए। तो रेलवे की चूंकि ट्रैक कॉमन रहता है, तो एक बहुत मुश्किल का कार्य होता है कि हम एकदम से ट्रेन इतनी सारी प्लान कर लें। लेकिन फिर भी हमारे पूरे इंडियन रेलवेज के ऑफिसर्स और स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ उन ट्रेन की प्लानिंग बहुत अच्छे से की, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि हम उसको कम से कम समय में, जहां तक संभव हो सके, हम कम से कम समय तक उनके होम स्टेट तक ले जा सकें। और उसके साथ साथ चूंकि जो ट्रेन चलाई गई उस समय तक जो हमारे केटरिंग सर्विसेज वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो लोग उससे जुड़े हुए थे, वो सब लोग भी चूंकि दूसरे प्रदेशों के थे, तो वो लोग भी अवेलेबल नहीं थे। तो ये स्टेशन सारे बंद हो चुके थे, तो उनके लिए भोजन दिलवाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी।
लेकिन इसमें मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो खासकर हमारे NGOs हैं और हमारे कई स्टाफ ने आगे बढ़ के इन चीज़ों को किया। तो फिर भी हम सभी ट्रेन्स में उन करीब करीब हमने 1,26,000 मील्स इन डिफरेंट ट्रेन्स में सर्व किए। उसके साथ साथ क्राउड कंट्रोल एक इश्यू था। हमें ये भी देखना था कि हम थर्मल स्कैनिंग करके लोगों को श्रमिक की स्पेशल ट्रेन में चढ़ाएं, जिससे बाकी और लोगों को संक्रमित ना कर सकें, और सोशल डिस्टेंसिंग भी उनके बीच में बनी रहे। बट मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमने सभी स्पेशल ट्रेन्स को हमारे यहाँ से शोलापुर डिवीजन से सही समय पे डिपार्चर हुआ। ज़्यादातर का 1-2 केसेस में डिले हुआ, वो इसलिए हुआ कि जो जिस समय तक हम उम्मीद कर रहे थे कि बसेस में जो डिपार्टिंग स्टेशन है वहां पर सब जगह से लोग आके इकट्ठे हो जाएंगे, वो नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से भी कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिले हुआ। मोस्टली हमारी ट्रेन बहुत अच्छे से चली इस पीरियड में। इसके साथ साथ चूंकि रोड्स पे ट्रक का ऑपरेशंस काफी कम हो गया था, प्राइवेट ट्रक्स का, तो एक समस्या ये शुरू हुई कि फूड ग्रेन्स और जो बाकी एसेंशियल कमोडिटीज है इसकी जगह जगह कमी होने लगी। तो इसीलिए फिर एकदम से ये डिसाइड किया गया कि हमें जो हमारी गुड्स ट्रेन्स हैं उनको हमें और अच्छी तरह से चलाना है, और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, फूड ग्रेन्स हैं या मेडिसिन हैं, हैंड पार्सल्स हैं, शुगर है, इन चीज़ों को हमें जल्दी से जल्दी दूसरे जगह पर प्रोडक्शन साइट से और जहां पर कंज्यूमिंग स्टेट है, कंज्यूमिंग प्लेसेस है, वहां तक ले जाना है। तो ये डिसीजन तो ले लिया गया और हम पूरे तैयार थे अपने गुड्स ट्रेन्स के साथ में। लेकिन जो एक चीज प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैकेनाइज्ड लोडिंग बहुत कम है, तो हमें कई जगह लेबर्स की प्रॉब्लम आई। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने हमें फाइनली बहुत अच्छे से हेल्प की, और जब जब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में हेल्प मांगी तो उन लोगों ने परमिशन दी कि हाँ, हम इन गुड्स शेड में लेबर्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था, 2-3 से ज्यादा लोग पास नहीं आ सकते थे, तब भी कहीं कहीं पे हमें 40-40 लेबर तक को यूज करके अनलोडिंग और लोडिंग में स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दिया। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही हम इन सारी एसेंशियल कमोडिटीज को डिफरेंट स्टेट्स में पहुंचा पाए। नेक्स्ट। इसके साथ साथ हमने ये भी पाया कि जो कुछ लोग, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद हो चुके थे, वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनको खाने की समस्या हो रही थी, तो हम लोगों ने फूड पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कराए, जहां जहां पता। तो हम लोगों ने फूड पैकेट्स काफी डिस्ट्रीब्यूट कराए, शोलापुर में भी, दौड़ में भी, और कुछ अन्य जगहों पर भी। और इसमें हमारे स्टाफ ने न सिर्फ अपने खुद के पैसे से इस चीज में, इस मुहिम में हमारा साथ दिया, बल्कि जो हमारी एक विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रेलवे की, उसने भी अपने फंड से सामान खरीदकर फूड पैकेट्स या फिर जो एसेंशियल ग्रोसरीज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी मदद की। और हमने काफी जगह 250 फूड पैकेट हमने डेली शोलापुर में और बाकी जगह पे बांटे हैं। उसके अलावा ग्रोसरीज के पैकेट्स भी हमने काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए। नेक्स्ट। कुछ जगह तो हमारे जो खासकर आरपीएफ के जो लोग थे और जो स्टेशन के स्टाफ थे, उन्होंने अपना जो खाना लेके वो लोग आते थे, वो भी इन्होंने बाहर जाके स्ट्रीट्स पे शेयर किया है। तो हमें ये बात काफी अच्छी लगी। और एक ये हुआ कि एक दूसरे को देख देख के भी फिर उसके बाद लोगों ने और बढ़ चढ़ के
इस मुहिम में आगे बढ़ के लोग आए और जो नीडी लोग हैं उनके साथ में अपना फूड शेयर किया। इसके साथ साथ हमने हमारे स्टाफ की फैमिलीज ने इन हाउस प्रोडक्शन शुरू किया। मास्क का, फेस शील्ड का भी कुछ पोर्शन हम बनाते थे। सैनिटाइजर्स हमने अपने हॉस्पिटल्स में बनाना शुरू किया और ये हमने कई कुछ जगह पर बाकी बाहर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन उससे बड़ी चीज ये थी कि क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ही अपने ऑफिसेस खुल गए थे, हमारे मेंटेनेंस स्टाफ सारा चूंकि गुड स्टेज चल रही थी तो मेंटेनेंस स्टाफ हमारा सारा इस चीज में लगा हुआ था ट्रेन को चलाने के लिए। तो उनके लिए जो फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, होम्योपैथी मेडिसिन, विटामिन टैबलेट्स, जिससे वो हेल्दी रहे और गुड स्टेन ऑपरेशन हमारा चलता रहे, तो इन सब चीजों का हमने वितरण किया। इसके साथ साथ आप सबको पता होगा कि जो हमारा डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल है शोलापुर में, इसको नॉमिनेट किया गया कोविड हेल्थ सेंटर के जैसे। तो इसमें ये इनिशियली डिसाइड हुआ कि जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है कोविड के, वो हमारे हॉस्पिटल में भेजे जाएंगे और उनका हमें ट्रीटमेंट करना होगा। इसमें टोटल आई थिंक पिछले 3 महीने में हमने 341 पेशेंट्स को ट्रीट किया है, जिसमें से 282 को हमने डिस्चार्ज कर चुके हैं अब तक। और सिर्फ एक डेथ हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हुई थी, वो भी काफ़ी एंड स्टेज पे पेशेंट आया तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे थे आईसीयू हॉस्पिटल में यहाँ के में, उसी दौरान उसकी डेथ हुई थी। और ये बाहर के लोग हैं। और इसके अलावा हमने काफ़ी सारे रेलवे पे जो स्टाफ है उनको स्क्रीनिंग करना, होम आइसोलेशन सजेस्ट करना, वो भी किया गया है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल का, उन्होंने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इनकी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट दिया है। और इनफैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी खुश था हमारे हॉस्पिटल के इस कार्य से। मुझे यहाँ के कलेक्टर का एक पत्र भी प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के कार्य की काफ़ी सराहना की थी, क्योंकि हमने ना सिर्फ उनको अच्छे से अटेंड किया बल्कि उनके खान पान का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हमने अभी रिसेंटली उनके लिए योगा कराना भी शुरू किया जो कोविड पेशेंट्स हैं, क्योंकि थोड़ा इस तरह की माइल्ड एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये सारी हमारी जो इनिशिएटिव्स थे, इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। इसके साथ साथ हमें अपने स्टाफ और मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स का भी हमारे मन में ये था कि इनका पेशेंट्स के साथ में, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्शन कम से कम हो। तो उसी के लिए हमने एक रोबोट भी तैयार किया, मेडिकल असिस्टेंट रोबोट, जिसको डॉक्टर एक सेपरेट केबिन से जिसकी मूवमेंट कंट्रोल कर सकता था, और इसमें हम मेडिसिन दे सकते थे, उनके पास भेज सकते थे, पानी के बोतल्स या फूड के कुछ छोटे आइटम्स भेज पाते थे उनको। इसके साथ साथ जो एक आज के टाइम पे दो चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट की हेल्थ चेकअप के लिए, एक तो उसका टेम्परेचर मेजर करते रहना और दूसरा उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड वो हम चेक करें। तो ये दोनों चीज़ें भी हमने इस रोबोट के साथ में इंटीग्रेट की कि थर्मल कॉन्टेक्टलेस थर्मोमीटर इसमें हमने एक लगाया और जो उसका एक पल्स ऑक्सीमीटर भी उसके साथ अटैच किया, और इसकी जो भी रीडिंग्स थी ये हमारे डॉक्टर जो केबिन में बैठे रहते थे वो उसको रीडिंग को देख पाते थे। तो हम इजीली उनके साथ में जो पेशेंट की हेल्थ चेकअप कर पा रहे थे। लेकिन इसके साथ एक और जो जरूरी चीज़ थी कि हम इसमें हमारा 2 वे वीडियो कम्युनिकेशन भी था, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन। तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती थी कि एक आदमी का चेहरा उसको दिखाई दे रहा है जो पीपी पहन के उनके सामने, पीपी किट पहन के सामने नहीं खड़ा है। इनफैक्ट हम इंडियन रेलवे में पहले ऐसे डिवीजन थे जिन्होंने इस रोबोट का निर्माण किया। बाद में कुछ और जगह भी इस तरह के रोबोट बनाए गए
और अभी कुछ दिन पहले आई थिंक किसी साउथ अमेरिकन कंट्री में भी उन लोगों ने फुल फ्लैश रोबोट्स को यूज करना शुरू किया है फॉर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट। तो आइडिया वाइज देखें तो हम काफी अग्रणी थे इस कॉन्सेप्टलाइज करने में इस रोबोट को, और इससे हमें काफी मदद मिली। क्योंकि सिर्फ कोविड के टाइम पे ही नहीं, उससे पहले भी सरकार की काफी मुहिम रही है कि हम अपने स्टेशन परिसरों का अच्छे से साफ सफाई रखें। तो शोलापुर स्टेशन को एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्लीनलीनेस सर्वे किया था 702 स्टेशन का इंडिया में, और सेंट्रल रेलवे में शोलापुर स्टेशन सर्वप्रथम आया था और ऑल इंडिया लेवल पे 19th उसका नंबर था। शिरडी स्टेशन को भी NSG 3 कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिली थी, और हमारा जो डिविजनल हॉस्पिटल है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसको भी सेकंड बेस्ट हॉस्पिटल ओवर सेंट्रल रेलवे का पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ साथ हमने ISO ग्रेडिंग भी अपने काफी स्टेशंस की कराई, 8 स्टेशंस की, जिसमें जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसके हिसाब से हम कितने कंप्लायंट हैं, उसके लिए हमने ये ग्रेडिंग कराई थी। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हम पर्यावरण के लिए कुछ और कार्य भी कर रहे हैं। पानी की फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी डिस्पाइट लेस सप्लाई, वो बढ़ाने के लिए हमने कुर्दवाड़ी में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, जिसके वाटर सप्लाई को हम टॉयलेट्स वगैरह के पानी सप्लाई के लिए हम सेपरेट प्लम्बिंग के थ्रू लेके गए और वहां पर हमने वो सप्लाई की। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अपने 14 लोकेशंस पे शोलापुर मंडल में की है। चूंकि कोविड पीरियड में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हमने फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया। फिर 15 दिन था, 15 दिन हमने चलाया था, और इससे चूंकि मैं खुद इस प्रोग्राम से एसोसिएटेड था खुद, तो मुझे भी खुद समझ में आया कि वाकई अपने आप को फिट रखने अगर आप रख पाते हैं तो आपकी स्पिरिट्स भी अच्छी रहती है और आप कोविड से लड़ने के लिए और अच्छे से अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं। अभी मैं कुछ जो पिछले 1 साल में रिसेंटली जो हमने कुछ कार्य किए हैं, जिसमें से हमारा काफी सारा पीरियड तो कोविड पीरियड में निकला है, लॉकडाउन पीरियड, इसमें भी हमने कुछ कार्य किए हैं। हमने कलबुर्गी में और अहमदनगर में, ये तो पुराना है, ये आई थिंक कोविड पीरियड से पहले का है, ये वहां पर 6 मीटर वाइड FOB बनाए थे, और अहमदनगर में 100 मीटर्स का हमने मॉन्यूमेंटल फ्लैग भी लगाया था, और जो ऑनरेबल MP साहब हैं वहाँ के, पटेल साहब, उनके साथ हमने इसको इनॉग्रेट कराया था। इसी तरह कलबुर्गी में भी मॉन्यूमेंटल फ्लैग हमने वहाँ के MP साहब से इनॉग्रेट कराया था, और वहाँ पर एक AC मीटिंग हॉल भी हमने शुरू किया था। कलबुर्गी स्टेशन पर ही हमने एक बैटरी ऑपरेटेड कार्ट रखी है, जो वहाँ पर जो एल्डरली लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी मदद के लिए प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ने के लिए सामान एक एंड से दूसरे एंड ले जाने के लिए हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ हमने शोलापुर में हेल्थ ATM भी शुरू किया है। देन अपने स्टेशन परिसर को, आसपास के परिसर को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हमने कलबुर्गी स्टेशन पर वर्टिकल गार्डन्स की भी स्टार्ट की, जिसको काफी सराहा गया। ये चीजें के साथ साथ कोविड के स्टार्ट होने के बाद में, चूंकि पैसेंजर ट्रेन हमारी कम हो गई थी, सिर्फ श्रमिक स्पेशल थी, उसके बाद में 200 और ट्रेन चलने लगी, और अभी 40 ट्रेन और चलेंगी थोड़े दिनों बाद। तो उस समय ये पाया गया कि हमारी जो एक्सेस कैपेसिटी अभी जनरेट हुई है, उसमें हम किसी तरह से इनिशिएटिव लें
अच्छा, इसका एक और रीजन क्या था फ्रेट ट्रैफिक को अपना बढ़ाने का, कि ट्रक्स रोड्स पे कम हो गए थे, तो ये पाया गया कि हमारी जो एक्सेस कैपेसिटी जनरेट हुई है, और जो जो रोड्स पे ट्रक के मूवमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हमें अपना फ्रेट ऑपरेशन, जो हम माल गाड़ी चलाते हैं, उसके ऑपरेशन को हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो ऑनरेबल एमआर साहब के उनका इनिशिएटिव था, मैं बताऊंगा कि उनको खुद ये लगा कि हमारी जो गुड्स ट्रेन्स हैं, ये हम काफी कम स्पीड पे, एवरेज स्पीड काफी कम आती है। हमारी एवरेज स्पीड ऑल ओवर इंडियन रेलवेज करीब 20 से 25 किलो kmph ही रहती थी। तो उन्होंने एक मिशन बनाया कि नहीं, हम इसको 50 kmph ले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने 23 kmph सोलापुर डिवीजन में एटलीस्ट हमने, ऑल इंडिया फिगर है, ऑल इंडिया फिगर है, सॉरी। तो हम अभी तक 46 kmph एवरेज स्पीड अब तक ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं, और निसंदेह ही हम थोड़े समय में इसको 50 kmph, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का, रेलवे मिनिस्टर का टारगेट है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। इससे स्पीड बढ़ाने से एक तो जो सामान पहुंचने की एक काफी पहले टाइम लग जाता, हमारे वैगन की यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाएगी, तो काफी फायदा हमें इससे हुआ है। इसके साथ साथ हमने टाइम टेबल पार्सल ट्रेन चलाए, क्योंकि रोड पार्सल्स पे ले जाने में दिक्कत आ रही थी। तो ये ऐसी ट्रेन है, को पता है कि आपने इस गाड़ी में पार्सल डाला तो ये इतने समय में जो भी उसका डेस्टिनेशन प्लेस है वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये हमने 20 पेयर स्टार्ट किए, शोलापुर डिवीजन के थ्रू भी जाते हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे ज्यादा पाथ ब्रेकिंग जो चीज मैं बताना चाहूंगा जो इंडियन रेलवेज ने की है, वो हमने की है किसान रेल का इंट्रोडक्शन। ये काफी समय से फील किया जा रहा था कि हम अपने किसान भाइयों के लिए कुछ ट्रेन ऐसी चला पाए जिससे अपना सामान, वो दूर दराज के जो इंडिया की जगह हैं, जो अभी ट्रक से उनको जाने में 2-3 दिन 4 दिन भी लग जाते थे, उसको हम जल्दी से जल्दी पहुंचा पाए। तो इसमें दो तरह के फायदे एनविसेज किए गए कि एक तो हमारे किसान भाई अपना जो सामान है उनका, चूंकि दूसरी तरफ सामान बहुत फ्रेश पहुंचेगा क्योंकि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो यूजर और खासकर जो प्रोडक्शन, दोनों को ही बहुत फायदा था कि पूरे सामान की सेफ्टी भी रोड से ज्यादा रहेगी, क्योंकि ब्रेकडाउन बहुत कम होते हैं, ट्रक्स के ब्रेकडाउन काफी ज्यादा होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी किसान रेल चलाने का विचार किया रेलवे बोर्ड में, जिसमें मल्टीपल स्टॉपेजेस होंगे, कोई भी कम्युनिटी किसान भाई उसमें डाल सकते हैं, और कोई भी आदमी उसमें अपना छोटे छोटे कंसाइनमेंट भी भेज सकता है, डेस्टिनेशन कॉमन है। तो ऑनरेबल एमआर ने इस फर्स्ट ट्रेन का इनॉग्रेट किया था 7 अगस्त को। ये देवलाली, जो भुसावल डिवीजन में, देवलाली बेसिकली नासिक के पास में है, वहां से दानापुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए पहले ये ट्रेन चली, और आई थिंक जैसी चली तो फिर जो शोलापुर वैसे भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए काफी जाना जाता है, तो एकदम से हमारे अभी डिमांड आ गई कि नहीं, हम यहाँ से भी हमें डिमांड आने लगी। तो इनिशियली इसको एक्सटेंड किया गया कि हम इसको कोल्हापुर से चलाते हैं, पर सबसे ज्यादा डिमांड आई हमारी संगोला से। तो फिर संगोला से हम 21 अगस्त से ये ट्रेन रेगुलरली चला रहे हैं। पहले वीक में 1 दिन थी, फिर 2 दिन की गई, अभी इसको 3 दिन किया गया। तो आप देखिए इतना अच्छा रेस्पॉन्स शायद हमें भी लग रहा था इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, हमें लग रहा था टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छे से एडवर्टाइज हुआ, हमने बहुत अच्छे से इस जो पेरिशेबल गुड्स है इसको कैरी किया। दूसरे एंड पे पहुंच के, डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहां पे से जो फीडबैक मिला कि आपका सामान बहुत अच्छा पहुंच रहा है, तो उसके लिए आई थिंक डिमांड भी बढ़ी कि ये महाराष्ट्र से सामान और इस तरह के वेजिटेबल फ्रूट्स बिहार और ईस्टर्न साइड में मिले, तो डिमांड भी बढ़ी, और यहाँ से फिर हम लोगों ने काफी भेजना भी शुरू किया। तो अभी ये हमारी किसान रेल 3 दिन चल रही है, टोटल करीब 1867 किलोमीटर ट्रेवल करती है ये संगोला से दानापुर तक। और इसमें हमने चूंकि सिर्फ संगोला का किसान नहीं, इसमें
पंढरपुर, कुर्दवाड़ी, दौंड, बेलवंडी, अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, उसके आगे नासिक से भी है। तो सब जगह से इसमें इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लोडिंग हो रही है और इसके फायदे वैसे कॉमन सेंस में भी आ जाते हैं, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि फास्टर मोड है। हम कितना 24 घंटे पहुंचा रहे हैं इसको, 37 घंटे, 30 आवर्स में हम लोग पहुंचा रहे हैं दानापुर। और रोड से 2 दिन लगते थे इसमें, करीब 2 से 2.5 दिन। उसमें भी कभी ड्राइवर डिपेंडेंट हो जाता था, ड्राइवर कैसा है, फिर उसने रेस्ट कितना लिया। तो फ्रेश प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को मिल रहे हैं। ओवरऑल इट इज टर्निंग आउट टू बी चीपर देन रोड। चूंकि किसान के पास जितना भी है, आप अगर वो किसान रोड ट्रांसपोर्ट के पास जाता है तो उसको उतना माल ले जाना है कि एक ट्रक भर पाए, अदरवाइज उसको महंगा पड़ेगा, या बहुत ज्यादा हुआ तो उसके पास ट्रक्स भी कम पड़ सकते हैं। लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो हम मिनिमम से मिनिमम को भी कैटर कर रहे हैं और मैक्सिमम जो उस एरिया में प्रोड्यूस हो सकता है उसको भी हम कैरी कर सकते हैं। तो हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे जो इस सर्विसेज को किसान भाई यूज कर रहे हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़ा किसान दोनों ही हमारी इस सेवा का फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ में चूंकि चीपर है तो फार्मर्स काफी खुश हैं। हमने फार्मर्स के साथ में मीटिंग भी काफी की है। हमारे लोग जगह जगह जाके उनसे मिल रहे हैं और कुछ फार्मर्स मुझसे डिविजनल ऑफिस में भी मिलने आए थे। उन्होंने काफी इस चीज को बोला कि हम आगे इस चीज को और आगे लोड करना चाहते हैं रेलवेज में। तो इसमें हमारी उम्मीद है कि हम इसको, इस सर्विसेज को और अच्छे से और ज्यादा कारगर तरीके से चला पाएंगे। कुछ पार्सल स्पेशल ट्रेन के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि हमारे पार्सल जो बेसिकली इसमें दोनों तरह के पार्सल हैं। ये पूरी किसान रेल वाली चीज नहीं है, लेकिन जो अदर देन किसान रेल जो हमारे वीपीयूज चलते हैं हर ट्रेन में, उसमें भी लोडिंग हमारी बड़ी है। और मोडलिम भी एक नया ऐड है, बेलवंडी है, वो सारे आई थिंक वही वाले मोस्टली लोकेशन से जहाँ से किसान रेल भी होती है। लेकिन यहाँ ये है कि देश के बाकी हिस्सों में, दानापुर नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी हम अपना सामान ले जा पाते हैं। मिल्क जो दौंड से मिल्क ट्रैफिक भी हमारा रेस्टोर हुआ जो बीच में बंद हो गया था। नेक्स्ट देखिए, ये मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूंगा कि अप्रैल में पार्सल ट्रैफिक क्या था और हमारा कितना फास्ट राइज हुआ है। और हमारी उम्मीद ये है कि ये इसी प्रोग्रेशन में हमारा इस पर राइज होता रहेगा। इससे सिर्फ ये रेलवे की आमदनी का मेन मकसद नहीं है, इसमें वो तो है ही, रहेगा ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए, इसके साथ साथ ये भी ये ग्राफ शो करता है कि किस तरह से इस सर्विस को लोग लाइक कर रहे हैं और इसके सर्टेनली सोसाइटी के लिए बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा शोलापुर डिवीजन से हमारा ऑनियन वगैरह का एक्सपोर्ट ट्रैफिक भी गया है बांग्लादेश के लिए। और हमारा जो फर्स्ट ऑनियन रेक था वो येवला है, वहाँ से गया था दर्शना के लिए। अभी तक इस पिछले 3 महीने में हम 2 महीने में करीब 3 महीने में करीब 15 रेक भेज चुके हैं। इसके साथ साथ हमने और कुछ जो ट्रैफिक हमारे पास पहले नहीं था वो भी, जैसे फर्टिलाइजर्स ट्रैफिक है, पल्सेस के पार्सल्स, और वो हमारे पास में आ रहे हैं। स्टोन के लिए भी हमारी बातचीत चल रही है, स्टोन कैरी करने के लिए। रोरो ट्रैफिक, रोल ऑन रोल ऑफ, जिसमें ट्रक हमारे वैगन्स पे जाता है, वैगन पे लग के जाता है, उस पे चढ़ के जाता है, वो हमने शुरू की है। और हमने एक और छोटे पार्सल्स को, जो हमारा शायद कोरियर का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, जो कोरियर रोड के थ्रू जाते थे, उसमें ये कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ में एक MOU लगाया है जिसमें आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में अपना कोरियर दे सकते हैं और वो हमारे ट्रेन सर्विसेज के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन तक जाएगा। पर इसके साथ साथ जो एक बहुत नई चीज रेलवे बोर्ड ने इस अभी की है, जो पहली बार इंडियन रेलवेज में हो रही है, कि इस सारे चीजों को अंजाम देने के लिए एक बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स का एक गठन किया गया है पूरी इंडिया के में। और इसमें बोर्ड लेवल पे भी है, जोनल लेवल पे भी है,
डिविजनल लेवल पे भी है, और इसमें हमने नीचे पूरी हमारी जो डिफरेंट स्टेशंस पे स्टाफ है वो भी हमारी इस BDU का पार्ट है। और इसमें हमारे कई सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और जो फील्ड स्टाफ जो हमारे स्टेशंस पे छोटे छोटे वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, या बाकी भी पास ट्रैफिक के लिए वहाँ पे मंडीज हैं, या और भी जो कॉमन लोग हैं इवन उनसे बातचीत करके रेलवे के जो हमारे डिफरेंट सर्विसेज अभी चल रही हैं फ्रेट मूवमेंट के लिए उसके बारे में बता रहे हैं। और हमें रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब सब लोग काफी खुश हैं कि रेलवे अपनी तरफ से आगे बढ़ के हमसे क्या सर्विसेज रेलवे ऑफर कर रही है ये उनसे पूछ रहा है। उनकी जो भी इश्यूज होते हैं कि हमें इस तरह की स्कीम चाहिए, उस पर भी रेलवे ये नहीं बोल रहा है अभी कि अच्छा ये तो स्कीम हमारी नहीं है। हम सबसे बात करके उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं, फिर उसको हमारे ऊंचे के लेवल हाईएस्ट लेवल तक एग्जामिन किया जाता है कि सिर्फ अगर सेंट्रल रेलवे में ही जाना है तो एक अलग इश्यू है, चूंकि ये पूरे गुड्स ऑल ओवर इंडियन रेलवे जाते हैं तो एक कॉमन पॉलिसी की जरूरत होती है। बट अभी जो भी डिसीजन होते हैं वो सब लोग इस तरह से इस BDU को सक्सेसफुल करने में लगे हैं कि हमारे सारे डिसीजन जो भी चेंज हमारे होने होते हैं वो 15 दिन से 1 महीने के अंदर सारे डिसीजन पे अप्रूवल आ जाता है अगर वो संभव होता है तो। जो एक बहुत नई चीज है जो बेसिकली इंडियन रेलवेज के लिए, कोंकण रेलवे पहले भी कुछ रोरो सर्विसेज चलाता था, पर इंडियन रेलवेज के लिए नई चीज है। तो ये शोलापुर, चूंकि ये पाया गया कि शोलापुर सेंट्रल इंडिया में है और यहाँ से कई सारे नॉर्थ साउथ हाईवेज पास होते हैं, तो यहाँ से ट्रक मूवमेंट काफी ज्यादा होता है। तो ट्रक मूवमेंट में एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ड्राइवर का फटीग होता है, जो ट्रक्स होते हैं उनका वियर एंड टियर ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा लगता है, और उसके साथ साथ उतना एनर्जी एफिशिएंट मोड भी नहीं है ट्रक्स, क्योंकि डीजल आप कंज्यूम करते हो, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आता है। तो इसीलिए सोचा गया कि क्यों ना हम हमारे वैगन्स पे इनको रख के ले जाएं, जो कि ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट पे ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए बेटर है, ज्यादा ग्रीन है हमारी एनर्जी, हम फास्टर इनको ले जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया कि हम शोलापुर एक ऐसी जगह जहाँ से ये सबसे ज्यादा इजीली सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए बाले से, जो शोलापुर के पास में ही है, वहां से नीलमंगला, ये बेंगलोर के पास में है, वहां के लिए फर्स्ट रोरो ट्रेन पेयर का एक ट्रायल करने की बात सोची गई। इसको चला के देखते हैं कि इसमें किस किस तरह की इश्यूज आते हैं, उनको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कर्नाटका ने इसको नीलमंगला से बाले के लिए डिपार्ट किया, फ्लैग ऑफ किया इनॉग्रल रन को। उसके बाद 6 सितंबर को सेंट्रल रेलवे की पहली ये रोरो चली जो बाले से नीलमंगला गई। इसमें हमारा करीब ये 682 किलोमीटर डिस्टेंस है, और मैं आपको बताऊं कि ये करीब सिर्फ 15-16 घंटे में बेंगलोर टू सोलापुर एंड सोलापुर टू बेंगलोर पहुंच जा रही है। हम इसमें टोटल 42 ट्रक तक ले जा सकते हैं, जिसमें एक ट्रक में 30 टन तक हम इजीली ले जा सकते हैं, 30 टन टू 40 टन ले जा सकते हैं। और रेस्पॉन्स इसका काफी अच्छा था। सिर्फ एक इश्यू इसमें आया था कि जो ट्रक्स हैं उनकी हाइट की लिमिटेशन एक आती है, क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़े से ट्रक की हाइट ज्यादा होती है। तो हमने ट्रक ऑपरेटर से भी मीटिंग की है, मैंने परसों मीटिंग की थी, तो उसमें यह था कि उनके पास लोअर हाइट्स के भी ट्रक हैं, और चूंकि इससे सभी को बहुत फायदा होगा तो वो इस चीज पर भी विचार करने के लिए तैयार है कि हम अपने ट्रक की हाइट्स को, जो एक्चुअल में वो लोडिंग एरिया नहीं है, वो कुछ और सामान रखने के काम आता है, जो ट्रक हाइट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो थोड़ी सी हाइट आई थिंक कुछ 20 सेंटीमीटर के करीब हाइट ज्यादा पड़ती है। वो भी हाइट की लिमिटेशन थोड़े दिनों में हमारे कुछ जो ब्रिज हैं वो जैसी रेज हो जाएंगे वो हाइट की लिमिटेशन भी निकल जाएगी। तो ये इस सर्विसेज के सक्सेसफुल हो जाने की मुझे पूरी उम्मीद है, और पूरी मिनिस्ट्री इसको बहुत आशा की निगाहों से देख रही है कि इसको हम सक्सेसफुल करें। हमारे सभी ट्रक ऑपरेटर से इस बारे में डिस्कशंस चालू हैं
और जल्दी ही हम रेगुलर बेसिस पे सर्विसेज चला पाएंगे। जो इसके फायदे हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें एक फायदा जो बताना रह गया वो था कि जो ड्राइवर्स को टोल्स को लेके और बाकी जो इश्यूज आते हैं रोड पे ट्रेवल करने में जो दिक्कत होती है वो ट्रेन के थ्रू नहीं है। और मैंने हमारा जो ट्रक ऑपरेटर से बात हुई जो उनसे ये भी समझाया कि हाँ उनको भी लगता है कि ट्रेन से ले जाना काफी सेफ रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये और अच्छा हमारा स्कीम चलेगी। नेक्स्ट। इसके अलावा चूंकि अब हम फ्रेट पे काफी ध्यान दे रहे हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको स्टेशन पे हमारे पार्सल ऑफिसेस गुड्स शेड में आने में अच्छा लगे और उनकी कोई भी समस्या हो उसको हम जल्दी से जल्दी अटेंड कर पाए। तो इसके लिए हमने रेलवे मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि हमारे 405 गुड शेड आइडेंटिफाई किए गए पहले फेज में कि इसमें हम जल्दी से जल्दी इनको अच्छा करते हैं। तो एक ऑनरेबल एमआर साहब का एक आइडिया था कि हमें जल्दी से करके कुछ दिखाना चाहिए कि जिससे लगे कि रेलवे फ्रेट अपने कंज्यूमर्स का, चूंकि अभी तक हम पैसेंजर्स जो हमारे थे ट्रेन पैसेंजर्स उनका काफी हमने अच्छे से पैसेंजर एमिनिटीज के थ्रू और बाकी तरह से ख्याल रखा है। फ्रेट ऑपरेटर्स का ये जो हमारे फ्रेट कंज्यूमर्स हैं उनके लिए पाया गया कि शायद हमारी कोई कमी रह गई। तो इसीलिए उनका ये था कि हम कुछ करके दिखाते हैं और 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा करते हैं जिससे सभी को लगे कि रेलवे इस बार फ्रेट ऑपरेशन के लिए काफी सीरियस है। तो दो एमआर साहब का टारगेट था कि कुछ करके दिखाना है 15 दिन के अंदर और हर डिवीजन को 2 गुड शेड चूज करने हैं। तो हमने भी 2-3 गुड शेड चूज किए और उसमें हमने कुछ कार्य किए जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या क्या कार्य किए। और इसके साथ साथ हमने प्राइवेट टर्मिनल साइडिंग की जो पॉलिसीज हैं उसका भी लिबरलाइजेशन चल रहा है। फ्रेट ई मार्केट प्लेस भी हम एक पोर्टल लेके आएंगे और चूंकि इस पोर्टल में हम सारी चीजें डालेंगे शायद इस हद तक के लोग उस पर अपना कौन सा सामान कैसे कहाँ भेजना है उसको पूरी हेल्प मिल जाएगी और उसको किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हम शुरू करेंगे शायद ये दिसंबर 21 तक, क्योंकि पोर्टल काफी सेल्फ कंटेंट रहेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर उसको भी हम बनाएंगे। और पर हम 24/7 एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, ये तुम्हारी स्टार्ट हो गई है। कुछ और टैरिफ रेशनलाइजेशन और नॉन टैरिफ मेजर्स भी लिए गए वो बताएंगे हम थोड़ी देर में। थोड़ा सा कुछ गुड शेड में जो डेवलपमेंट किया है, देखिए जैसे ये हमारा दौंड का है, दौंड में जो लेफ्ट हैंड साइड फिगर है ये हमारे पहले दौंड का जो गुड शेड है ये इस तरह से दिखता था और वहां पर आसपास उतना क्लीन नहीं था, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम थी। तो ये काम हमने सिर्फ 15 दिन में इसको दौंड को हमने नया टॉयलेट लगाया, पूरा क्लीन किया, बिल्डिंग को क्लीन किया, बिल्डिंग को व्हाइट वॉश किया, सब कुछ ही हमने 15 दिन में किया। ये देखिए बाले में भी अप्रोच रोड थी 500 मीटर की, इसमें भी कितना लेफ्ट हैंड साइड की फिगर में आप देखेंगे ट्रक्स को चलने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ऐसी रोड पे। और आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये हमने 15 दिन के अंदर, 15 से आते 20 दिन लगे थे इसमें, और ये मुर्रम डाल के हमने इसको काफी अच्छा कर दिया और ट्रक मूवमेंट में काफी आसानी हुई। एक और था कि रोड्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे में जब भी स्लीपर्स कुछ डैमेज होते रहते हैं या जिनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो उन स्लीपर्स को यूटिलाइज करते हुए क्या हम सर्कुलेटिंग एरिया और रोड सर्कुलेटिंग एरिया अच्छा कर सकते हैं, उसको हमने एक ट्राई किया। तो कोपरगांव में आप देखेंगे इस तरह का सर्कुलेटिंग एरिया था जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड में देखेंगे एक बहुत ही अच्छी तरह का जो कार्य किया गया कि इसमें 200 मीटर का जो सर्कुलेटिंग एरिया हमने रिलीज स्लीपर से इसको ठीक किया है। तो ये कार्य अभी हम सभी गुड शेड में करेंगे, जो सर्कुलेटिंग एरिया को अच्छा करने वाला, जहां तक हो सकेगा उसमें रिलीज स्लीपर्स का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर वो खत्म हो जाते तो उसके बाद ही हम नई कंक्रीटिंग करेंगे। जो टैरिफ रेशनलाइजेशन पे इस पे सीनियर डीसीएम साहब आपको फिर फर्दर कुछ बताना चाहेंगे। कुछ बोलना चाहिए? इसमें टैरिफ रैशनलाइजेशन में हमने रेलवे बोर्ड ने कुछ पॉलिसीज, नई स्कीम्स इसमें डेवलप की है।
इसमें सबसे पहले जो बिजी सीजन चार्ज होता था 15% होता था, ये बहुत हायर साइड पे था, तो इसको पूरी तरह से विड्रॉल किया गया। उसके बाद जो 5% सरचार्ज था, जो 2 पॉइंट रेक करते हैं दो डेस्टिनेशन के लिए या फिर मिनी रेक करते हैं, वो 5% सरचार्ज भी हमने हटा दिया है। उसके बाद जो फ्लैश की लोडिंग होती है उस पर भी हमने बहुत सारा डिस्काउंट दे दिया है। अगर ये ओपन वैगन में हम लोडिंग करते हैं तो करीब 40% तक इसमें डिस्काउंट दिया गया है। अल्टरनेट टर्मिनल स्कीम में जैसा कि कुछ टर्मिनल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बिजी होते हैं और वहाँ पे बिजी होने के कारण कई बार रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है कि वहाँ के लिए हम लोड नहीं कर पाते या दूसरा जो डिवीजन है वो लोड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कुछ अल्टरनेट टर्मिनल्स, उसके आजू बाजू जो टर्मिनल्स है उस पे अगर लोडिंग करते हैं या फिर उस पे अगर अनलोडिंग करते हैं तो उस पे भी हमने डिस्काउंट दे दिया है। और वो डिस्काउंट करीब 56,000 से लेके 80,000 तक पर रेक, इतना डिस्काउंट कस्टमर्स को मिलता है। हमने राउंड ट्रिप ट्रैफिक की पॉलिसी भी लाई है कि अगर कोई कस्टमर जो डेस्टिनेशन के लिए लोड करता है और वहां से राउंड ट्रिप में भी अगर कुछ वहां से लोड करके वापस लेके आता है तो उसके लिए भी उसको डिस्काउंट मिलता है। इसमें दूसरी नई स्कीम है कि लॉन्ग लीड कंसेशन जो है, कि अगर कोई कस्टमर लॉन्ग लीड के लिए मान लो 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो तो वहाँ उसके लिए करीब 15 to 20% डिस्काउंट मिलता है। शॉर्ट लीड में भी हमने कंसेशन दे दिया है कि कोई 50 किलोमीटर तक अगर लोडिंग करता है तो करीब 50% उसको रिबेट, फ्रेट में रिबेट मिल जाता है। और अगर 100 किलोमीटर के अंदर अगर लोडिंग करता है तो उसमें भी डिफरेंट स्लैब्स है कि उसको 40%, 30%, 15% ऐसे डिस्काउंट्स रेलवे की तरफ से दिए गए हैं। जो नॉन टैरिफ मेजर्स है जिससे कि कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटी मिले, उसमें हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक TRR जो होती है, रेलवे रिसिप्ट जो होती है, वो हमने डेवलप की है। इससे पहले जो रेलवे रिसिप्ट होती थी, जो RR होती, जो कंसाइनमेंट है उसकी डिलीवरी लेने के लिए मैनुअल RR पहले जनरेट होती थी और मैनुअल RR को फिर जो डेस्टिनेशन में ट्रांसफर किया जाता था, तो इसमें कस्टमर्स को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। इसलिए हमने ये इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रिसिप्ट्स डेवलप की है जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट की जाती है और इसमें कस्टमर्स को जो हार्डशिप्स और डिफिकल्टीज आती थी वो पूरी तरीके से अभी नहीं आ रही है। उसके बाद अभी हमने बहुत कस्टमर्स के साथ जो डिस्कशन किया उसमें हमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो पूरा रेक लोड नहीं कर पाते। उनके पास पूरे रेक का जो 42 वैगन्स है या 58 वैगन्स है उसका माल उनके पास नहीं होता है। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए हमने मिनी रेक का जो फैसिलिटी है वो लाई है। पहले मिनी रेक के लिए भी कुछ डिस्टेंस का रिस्ट्रिक्शंस था कि आप सिर्फ 500 किलोमीटर तक या 1000 किलोमीटर तक लोडिंग कर पाते थे। वो रिस्ट्रिक्शन अभी हमने पूरा हटा दिया गया है। 1500 किलोमीटर तक जो है कि मिनी रेक को पूरा ट्रेन लोड बेनिफिट मिलता है। इवन 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी अगर लोड करते हैं तो केवल 7.5% फ्रेट बढ़ा के वो मिनी रेक में लोडिंग कर सकते हैं। उसमें भी मिनी रेक में भी अगर 2 पॉइंट लोडिंग करना है दो डेस्टिनेशन के लिए 21 वैगन में भी अगर किसी को करना है तो वो फैसिलिटी भी हमने कस्टमर्स को दी गई है। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल ट्रैफिक है उसमें भी पहले 2 पॉइंट लोडिंग परमिट नहीं था, लेकिन अभी कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए हमने 2 पॉइंट लोडिंग और अनलोडिंग इसमें परमिट किया हुआ है। जो प्राइवेट साइडिंग्स है, जो प्राइवेट साइडिंग की कैपेसिटी है वो फुल तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाती है और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है जिनको जो प्राइवेट साइडिंग में फैसिलिटी है वो मिल नहीं पाती है। तो ये दोनों को हमने इंटीग्रेट किया है और जो प्राइवेट साइडिंग है वो अभी अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोइजर्स को प्राइवेट साइडिंग में परमिशन दे सकते हैं, तो वो हमने लिमिट पूरी तरह से हटा दी गई है। जो ट्रेन लोड बेनिफिट है, जो 58 BCNHL जो बड़े वैगन्स होते हैं, अभी उसमें अगर कोई कस्टमर 42 वैगन भी अगर लोड करता है तो भी उसको पूरा ट्रेन लोड का बेनिफिट इसमें मिलता है। सभी जो हमारी प्राइवेट साइडिंग्स है, गुड शेड्स है, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स है, वो हमने अभी पार्सल ट्रैफिक को ओपन किए गए हैं। तो हमारे जो छोटे छोटे स्टेशन है जहाँ पे वहाँ पे अगर कोई कस्टमर हो, फार्मर हो, वहां से छोटे स्टेशन से भी वो अगर लोड करना चाहता हो तो वहां से वो लोड कर सकता है।
अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स है उसके बारे में डीआरएम सर आपको बताएंगे। ये जो हमारे शोलापुर मंडल में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन वर्क चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ना कुछ बताना चाहूँगा कि हमने पिछले एक साल में करीब करीब 50 किलोमीटर डबलिंग का कार्य किया है और इसमें दौन मनमाड में येवड़ा ऊपर गांव में करीब 13.5 किलोमीटर और दौन वाड़ी में करीब करीब 37 किलोमीटर के करीब हमने कार्य किया है। इसके साथ साथ हमने करीब, चूंकि एक ये मिशन है इंडियन रेलवेज का कि हम जो हमारे लेवल क्रॉसिंग से हम बिल्कुल जितना मिनिमाइज कर सके उतना करें जिन पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उस मुहिम में भी हमने 15 लेवल गेट्स को सबवे बनाकर, लिमिटेड हाइट सबवे बनाकर या आरयूबी बनाकर खत्म किया है, रिमूव किया है। हमने 4 एफओबी भी कमीशन किए हैं। और जो हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ब्रिज रिप्लेसमेंट हमको करने होते हैं, जो ओवरएज ब्रिज होते हैं, तो वो हमने 15 ब्रिजेस कंप्लीट किए हैं अभी तक। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर ब्रिज वर्क्स जो हमने किए हैं ये इसी कोविड पीरियड में हमने किए हैं। तो हमारे पास जबकि एक एडवांटेज था कि हमारे पास ट्रेन्स कम थी तो हम ब्लॉक ज़्यादा ले पा रहे थे, लेकिन एक साथ साथ समस्या ये भी थी कि अपने पास में लेबर्स नहीं थे। तो काफ़ी हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को काफ़ी एनकरेज करके, काफ़ी उनके साथ डिस्कशन करके कम से कम लेबर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जाए, वो करके हमने 15 इस तरह के ब्रिज, माइनर ब्रिजेस रिप्लेस किए हैं। 4 स्टेशन के प्लेटफॉर्म भी हमने एक्सटेंड किए हैं। देन अहमदनगर में एक एस्केलेटर भी ऑनरेबल एमपी साहब से हमने इनॉग्रेट कराया था। जो इसमें बाकी हमारे जो टारगेट हैं कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन भी काफ़ी कर रहे हैं, तो वाडी टू सावल की इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो मोस्ट हमारा दौन टू वाडी का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हमारा मार्च 21 तक पूरी तरह से कर लिया जाएगा। तो उससे काफ़ी हमारी ट्रेन भी फास्टर होगी, एनर्जी एफिशिएंट भी रहेगी। फास्टर इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे यहाँ पे हमें ट्रैक्शन चेंज करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि ये हम मार्च 21 तक कर लेंगे। अच्छा सॉरी। और इसके साथ साथ आई थिंक एक इसमें स्लाइड हमसे मिस हो गई कि जो डबलिंग का टारगेट है हमारा, जो एक इंफॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगा कि दौन टू वाडी जो डबलिंग है ये हम पूरा मार्च 21 तक इसको भी पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क हैं दौन वाडी में हमारे सारे पूरे हो जाएंगे। और इस सेक्शन में हमारा जो ट्रेन ऑपरेशन है काफ़ी स्मूथ और फास्टर हो जाएगा। थैंक यू ऑल। अब आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। आप जो है अभी एक एक करके अपना नाम बताएं और आप जिस एजेंसी, मतलब जिस न्यूज़पेपर से या जिस एजेंसी से हो उसका नाम बता के आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रसाद, सबसे पहले आप पूछिए। सर नमस्ते। हाँ सर जब आप सोलापुर डीआरएम चार्ज लिए थे तब आपने घोषणा कर दी थी कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट अपने यहाँ पे आने वाला था पिट लाइन के बाजू में। उसकी अब स्थिति क्या है, क्या वो होने वाला है या नहीं होने वाला है? नहीं, तो होगा। उसमें क्या हुआ कि हमारा सब कुछ कार्य अच्छे से चल रहा था, लेकिन बीच में ही कोविड आ जाने की वजह से एकदम से सारी तैयारियां बंद हो गई। तो अभी चूंकि लेबर्स की भी थोड़ा इश्यू है और जो फर्म काम करेगी, जिस कंपनी को ये काम करना है उसके पास भी लिमिटेड मैन पावर है। तो अभी ये डिसाइड किया गया कि पहले सेंट्रल रेलवे के 2 और इंस्टॉलेशन है जो मुंबई में है,
लोकमान्य तिलक है, दूसरा एक और है, तो पहले उनका कार्य किया जाएगा, उसके बाद फिर वो कार्य शोलापुर में किया और वो बिल्कुल होगा, अच्छा, इस बारे में निश्चिंत रहे। ओके सर। नेक्स्ट पूछे, दैनिक संचार से पूछे, आप पूछे थोड़ा। अच्छा, आप है, आप ही बोलो तो वो दोनों एक साथ में क्लिक कर रहे हैं। थोड़ा विजय जी आप अनम्यूट विजय- कर लें अपना, आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी हेलो। शायद हाँ बताइए विजय जी, नमस्कार। हाँ सर, मैं विजय थोरात बात कर रहा हूँ तरुण भारत समाज से। हाँ जी जी नमस्कार। हाँ सर, जो अपने आप डीआरएम पद का जो चार्ज आने के बाद जी। तब घोषणा की थी कि जो लाइन मंजूर हुई थी, आउटर पर जो गाड़ियां ठहरती है, तो लाइन, हेलो, स्टेबलिंग लाइन का काम जो अभी हुआ है या नहीं हुआ है सर? देखिए इसमें मैं बताना चाहूंगा कि स्टेबलिंग लाइन में जैसे ये कोविड स्टार्ट हुआ, पहले हमारा था कि प्रपोजल हमारा अप्रूव हो जाएगा और उसके लिए है भी, लेकिन बीच में क्या हुआ, फंड की एकदम से काफी कमी हो गई, बिकॉज रेलवेज की अर्निंग काफी कम हो गई थी। बस अभी वो फंड अरेंज कर लिया गया है और शीघ्र ही इस कार्य को हम शुरू करेंगे। तो उसके लिए जो फंड की समस्या थी वो अब दूर हो गई है, हमने फंड अरेंज कर लिया उसके लिए और जल्दी इस कार्य को किया जाएगा। आप स्टेबलिंग लाइन, शोलापुर की स्टेबलिंग लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं ना विजय जी? यस सर, यस सर। हाँ, तो उसके लिए फंड अभी अरेंज हो गया है, वो हमें ये भी आ गया है इंडिकेशन के जल्दी से उसकी सैंक्शन कन्वे हो जाएगी और हम उसकी टेंडर की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक 1 महीने के अंदर हम टेंडर भी इन्वाइट कर लेंगे उसका। नेक्स्ट मेरा मानना है कि सब लोग पहले एक बार अपना अपना सवाल पूछ लें, फिर उसके बाद में बाकी लोग जो ऑलरेडी पूछ चुके हैं उनको दोबारा फिर मौका दिया जाएगा। तो अगले नंबर पे प्रवीण पाटिल जी, आप अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अपना माइक म्यूट करें, अनम्यूट करें और अपना वीडियो स्टार्ट करें, फिर सवाल पूछें। प्रवीण पाटिल जी। यहाँ से प्रवीण पाटिल जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अश्विनी तलवलकर जी। अश्विनी मैम अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत क्लियर आ रही है। सर नमस्ते। फिलहाल तो मैं बिल्कुल नई हूँ बीट संभालने में। मैं दैनिक भास्कर से जुड़ी हूँ, दिव्या मराठी के लिए काम करती हूँ और ये सेक्शन मेरे लिए बहुत ही नया है। अभी 15 दिन हुए हैं मैंने संभाले सब कुछ। तो टेक्निकल के बारे में तो पूछ नहीं पाऊंगी, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हुतात्मा और सिद्धेश्वर के बारे में सभी को क्यूरियोसिटी है कि कब शुरू होने वाला है, तो उसके बारे में कुछ प्लान है? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोविड को ध्यान रखते हुए पहले तो ये था कि ट्रेन को पूरी तरह बंद किया गया, 200 ट्रेन को ट्रायल के लिए शुरू किया गया। अब अभी तक तो ये था कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मना किया हुआ था कि जो ट्रेन चला रहे हैं वही आप हमारा इंटरनल मत करिए, बहुत सारे इश्यूज थे। धीरे धीरे करके स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें आगे आ रही हैं, तो हम 12 सितंबर से 40 और ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रही है इंडियन रेलवेज और स्टेजेस में ट्रेन और इंट्रोड्यूस की जाएंगी और ये जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करके डिसाइड होगा कि किस किस डेस्टिनेशन और सोर्स के में ये ट्रेन इंट्रोड्यूस होंगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी बात चल रही है हमारे मुख्यालय की कि आप इसके सेक्टर पे ट्रेन और चलवाना चाहते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से ट्रेन बाकी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। लेकिन हाँ ये चीज तय है कि जो इवन सीआरबी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी आपको याद होगा, अगर आपने देखा हो, कि उसमें भी ये था कि धीरे धीरे करके कुछ ट्रेन अक्टूबर में इंट्रोड्यूस और होंगी, कुछ ट्रेन नवंबर में इंट्रोड्यूस होंगी। तो उस तरह से स्लोली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हमने शुरू कर दिया पर हमारे नंबर ऑफ केसेस अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो वो एक वरिंग फैक्टर भी है कि कहीं
बहुत ज्यादा ट्रेन स्टार्ट करने से एकदम से एक्सप्लोड ना कर जाए। तो आई थिंक ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स और हेल्थ एजेंसीज और इवन लोग तैयार हो गए हैं कि जो स्लो इंक्रीज हो रहा है फिगर्स का वो शायद टॉलरेट कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई एकदम से एक्सप्लोजन ऑफ कोविड केसेस नहीं चाहता है। बट धीरे धीरे करके आई थिंक इंट्रोड्यूस होंगे और वी हैव टू गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ्स। वर्ल्ड ओवर ऑल कंट्रीज आर कमिंग टू दैट ओनली। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी शुरू होंगी, पर कब शुरू होंगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में जो हमारी बातचीत चल रही है उस पर डिपेंड करेगा ये। भारत आपको 2 ट्रेन और नहीं मिल जाएंगी सोलापुर में, एक सोलापुर मैसूर स्टार्ट हो जाएगी और एक कर्नाटक एक्सप्रेस है जो बैंगलोर से दिल्ली वाली है, वो ट्रेन सोलापुर की नहीं है। थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। प्रवीण पाटिल जी, आप अपना सवाल पूछें। अपना माइक अनम्यूट करें और वीडियो स्टार्ट करें, फिर अपना परिचय देके सवाल पूछें। प्रवीण पाटिल जी। अच्छा। उसके बाद में चंद्रशेखर जी तैयार रहें। प्रवीण पाटिल जी के बाद में चंद्रशेखर जी। प्रवीण पाटिल जी, अच्छा चंद्रशेखर जी आप अपना, हाँ प्रवीण पाटिल जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार अपना वीडियो 2 सेकंड के लिए ऑन कर ले, जिससे हमें पता चल जाए कि कितने लोग तैयार है पूछने के लिए। चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी के बाद में माइकल, श्री माइकल जी। पूछ लो यार। नहीं खुद का होगा। अनिल कुमार जी, श्री अनिल कुमार जी। जी चंद्रशेखर जी बताएं। वीडियो भी अपना ऑन ओ हाँ बताइए। अच्छा ओके। अच्छा, इसके बाद में और कोई अपना सवाल पूछना चाहें? मेरा सवाल था सर। प्रसाद जी प्रसाद। हाँ सर, अपना हेलो प्रसाद, आप माइक से थोड़ा मुंह दूर रखो, वो आवाज आपकी इको कर रही है। आपने ओल्ड गुड शेड जो है उसमें 2 नए प्लेटफॉर्म की बात चल रही थी सर बीच में, जो सोलापुर उस्मानाबाद जो ट्रैक होने वाला है उसके अंदर उसके लिए फंड भी आए थे सर। ओल्ड गुड शेड पे 2 प्लेटफॉर्म की बात चल रही थी, क्या स्थिति है अब उसकी? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो उस्मानाबाद का जो 84 का वो अभी बहुत अभी वो सैंक्शन स्टेज में नहीं है, उसमें भी लैंड एक्विजिशन टाइम लगेगा। अभी उसमें कुछ उसका भी सर्वे चल रहा है प्रसाद, तो उस लाइन को तो आने में काफी वक्त है। उस तो टाइम लगेगा। सर्वे होके फिर लैंड एक्विजिशन हमेशा एक मेजर इश्यू है, तो उसके बाद ही कुछ होगा उस लाइन। अच्छा, क्योंकि उस समय अपने गवर्नर स्लाइडिंग जो है वहां पे भी जो लैंड है वो भी लेने की चल रहा है, एक्विजिशन का चल रहा था गवर्नमेंट स्लाइडिंग जो है अपनी वहाँ 84 किलोमीटर की लाइन है, उस पूरे यहाँ से लेकर के तुलजापुर उस्मानाबाद, उस 84 किलोमीटर में शायद हमारे पास में अभी 0.8 किलोमीटर भी हमारे पास नहीं है। बहुत जरा सा लैंड है, लंबा टाइम लगेगा। और सर जीरो बेस टाइम टेबल कब तक आने की संभावना है सर? अपना जो टाइम टेबल होगा जीरो बेस टाइम। देखिए इसमें क्या है कि बोर्ड में काफी उससे कार्य चल रहा है और आई थिंक कुछ जल्दी आ जाएगा। मैं टाइम टेबल मैं नहीं बता पाऊंगा उसका, लेकिन काफी मेरी डिस्कशन जो होती रहती है उसके हिसाब से काफी उसको इस तरह से बना रहे हैं कि हम बहुत एफिशिएंटली मैक्सिमम पैसेंजर्स को केटर करते हुए उन ट्रेन को चला पाए। तो आएगा, जल्दी आएगा उसका टाइम। आगे विजय जी दोबारा कुछ अनम्यूट करें। नहीं अभी नहीं हुआ। अभी हेलो जी विजय बताएं।
हाँ सर, रेल मदद पोर्टल जो रेलवे ने शुरू किया है सर, उसके बारे में सर आपने यहाँ डीवी काम चल रहा है, रेल मदद पोर्टल। रेल मदद पोर्टल ऑलरेडी पहले जो हमारा हाँ, रेल था उसमें बेसिकली कई सारे इश्यूज थे, कई सारे सीपी ग्राम थे, बाकी और कुछ सारे जो इंडिविजुअल हम लोगों ने इस फील्ड में किए थे, उन सबको मर्ज करके एक रेल मदद पोर्टल बनाया गया है। रेल मदद पोर्टल ऑलरेडी ऑन है, पिछले करीबन 5-6 महीने से ऑन है। पहले वो ट्रायल पे बीटा वर्जन चलाया गया था, फुल फ्लेज ऑन है। आप आज चाहे आज ट्राई कर सकते हैं, और हम लोग उसको डेली या वीकली बेसिस पे हर लेवल पर उसको मॉनिटर करते हैं। कंट्रोल में वो रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर होता है, जूनियर स्केल ऑफिसर्स पे वो डेली मॉनिटर होता है, मेरे लेवल पे मैं वीकली मॉनिटर करता हूँ। और उसमें जो भी हमारे कस्टमर हैं उनकी समस्याएं, सुझाव और परेशानी है, वो कुछ भी कहना चाहते हैं, इसमें अब इस बार जो हम लोगों ने इसमें भी दिखाया था ना, 139 का जो 6 पोर्ट है, जो 6 के लिए, वो हम लोगों ने गुड शेल्टर स्थान वाले जो इश्यूज हैं उनको भी हमने रेल मदद से लिंक कर दिया है। तो आज के डेट में आपको किसी को रेलवे से किसी तरह की मदद चाहिए तो आपको डिफरेंट पोर्टल नहीं देखने हैं, सीधे रेल मदद पे आइए और उसका समाधान मिलेगा। सर और एक क्वेश्चन था सर। हेलो, बताएं विजय जी। हाँ सर, सोलापुर से गुजरने वाली सोलो मैसूर जो गाड़ी है वो डेली अब साप्ताहिक चलने वाली है सर, ये कौन सी? सोलापुर मैसूर सोलापुर से जाने वाली। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नोटिफिकेशन इशू किया है, वो आप हमसे ले लीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। यस सर। जी, और कोई प्रश्न किसी और का? तो आई थिंक फिर क्लोज। हेलो, हाँ जी विजय बताएं। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं। और एक थी, और जो वॉशिंग प्लांट भी अपने यहाँ वो कौन सा? लिनन वॉशिंग प्लांट में मैं आपको बता दूं कि अभी हमने उसको होल्ड पे रखा है, बिकॉज अभी जो कोविड पीरियड है इसमें तो एटलीस्ट लिनन अभी 6 महीने तक और नहीं चल पाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि बाद में जब ट्रेन इंट्रोड्यूस हो जाए उसमें भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहे लिनन को, रेलवे लिनन सप्लाई करे, तो उसको अभी हमने होल्ड पे रखा हुआ है। काम चालू स्टार्ट किया था, यस सर, स्टार्ट किया था, पर अभी इसको होल्ड पे किया हुआ है। यस सर। अभी अगर आपके सभी के सवाल अगर समाप्त हो गए तो ये मीटिंग हम यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सभी जो रिपोर्टर्स ने यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, और हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था वो यहाँ पे हमने आपको दिखाया। आप सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे समाप्त होने की घोषणा करते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू।